नमस्कार, मैं नीतू अग्रवाल, अ, असिस्टेंट प्रोफेसर मानव विज्ञान, अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज। आज मैं आपके समक्ष BANC 134 फंडामेंटल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पुरातात्विक मानव विज्ञान के मूल तत्व कोर्स के अंतर्गत पुरातात्विक मानव विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियों एवं अंतः विषयक दृष्टिकोण पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था, पुरातात्विक मानव विज्ञान का उद्देश्य है अतीत में मानव संस्कृतियों, मानव गतिविधियों, मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करना उनके पुरावशेषों द्वारा। ये पुरावशेष हमें कहाँ पर मिलते हैं? यह पुरावशेष हमें पुरास्थलों पर मिलते हैं या आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर मिलते हैं। पुरास्थल क्या है? पुरास्थल वो जगह है, वो स्थल है जहाँ पर हमें मानव क्रियाकलापों के अवशेष संरक्षित मिले। पुरास्थल कई प्रकार के हो सकते हैं। पुरातात्विक संदर्भ में अगर देखें तो पुरास्थल प्राइमरी या सेकेंडरी कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं। प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट वो पुरास्थल या वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जिनमें जो है मानव के गतिविधियों के अवशेष एज इट इज मिलते हैं, मतलब कि मानव ने जो क्रियाकलाप किए वो उसी समय बेरिड हो जाते हैं और उसी प्रकार मिलते हैं जिस प्रकार की मानव ने वहां पर गतिविधियां करी थी। सेकेंडरी कॉन्टेक्स्ट साइट्स वो होती हैं जिसमें कि मानव के क्रियाकलापों के बाद वो उन अवशेषों को जो है पर्यावरण या नदी, नाले या हवा या किसी भी दूसरे कारणों से जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसके बाद वो जो है हमें जिस कॉन्टेक्स्ट में मिलते हैं उनको हम सेकेंडरी कॉन्टेक्स्ट साइट्स कहते हैं। ये देखा गया है कि ज़्यादातर साइट्स कुछ न कुछ सेकेंडरी ही कॉन्टेक्स्ट में होती हैं। प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट साइट्स जो कि एकदम ही मानव के क्रियाकलापों के साथ एज इट इज बेरिड हो जाएं, ये बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में होता है। दूसरे तरह की साइट्स को हम डेपोजिशनल कॉन्टेक्स्ट के आधार पर विभाजित करते हैं स्ट्रैटिफाइड और सरफेस साइट्स में। स्ट्रैटिफाइड साइट्स वो होती हैं जो स्तरीकृत लेयर्स में पाई जाएं या स्तरों में भूमि के अंतर्गत पाई जाएं। सरफेस साइट्स वो हैं जो इरोजन की वजह से सतह पर आ गई हों और आज हमें सरफेस पर स्कैटर्ड मिलती हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट्स या पुरास्थलों को हम कल्चरल पीरियड्स के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि स्टोन एज, पेलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक साइट्स, आयरन एज साइट्स वगैरह। उसको हम भौगोलिक स्थिति के आधार पर या ज्योग्राफिक लोकेशन के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं, जैसे केव साइट्स या रॉक शेल्टर साइट्स या ओपन एयर साइट्स। इसके अलावा हम साइट्स को उनके फंक्शन या क्रियाकलापों के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं, जैसे किल साइट या बुचरी साइट या वध स्थल जहां पर मानव ने जीव जंतुओं का मतलब प्राणियों का एनिमल्स का जो है बुचरी की हो, वध किया हो उनको खाने के लिए। हैबिटेशन साइट्स वो साइट्स जहां पर मानव जो है बसा हो। बरियल साइट्स या वध बेरियल साइट्स वो साइट्स जहां पर मानव जो है बेरिड रहा हो, उसको बेरी किया गया हो, उसकी ग्रेव्स बनाई गई हो। क्वारी साइट्स या फंक्शनल साइट्स और भी तरह की हो सकती हैं, जैसे सेरेमोनियल साइट्स जहां पर रिलीजियस एक्टिविटीज या सेरेमनीज हुई हों। क्वारी साइट्स जहां से जो है स्टोन या रॉक्स को जो है क्वारी किया गया हो, निकाला गया हो। इसके अलावा जो है आइसोलेटेड फाइंड्स के स्वरूप में भी हमें कभी कभी पुरावशेष मिलते हैं। अब अगर हम बात करें कि इन पुरा स्थलों को और इन पुरावशेषों को हम किस प्रकार से किन अध्ययन पद्धतियों से इनका अध्ययन करते हैं, तो इसमें दो पद्धतियां
जो है अ, उल्लेखनीय हैं। एक है अन्वेषण या एक्सप्लोरेशन, दूसरा है उत्खनन या एक्सकेवेशन। एक्सप्लोरेशन या अन्वेषण की अगर हम बात करें तो शुरुआत में जो है रेनेसां या पुनर्जागरण के बाद जो है ग्रीक और रोमन संस्कृतियों में जैसे-जैसे यूरोपियंस का इंटरेस्ट जागा और यूरोपियन एक्सप्लोरर्स दूसरी-दूसरी जगहों पर गए, वहाँ पर जो उन्हें अ, ऐसी वस्तुएँ मिली जो उन्हें कुछ उल्लेखनीय लगी, उनको उन्होंने कलेक्ट किया और धीरे-धीरे ये एंटिक्वेरियनिज़्म के रूप में उजागर हुआ और फिर ये बहुत म्यूज़ियम कलेक्शंस बन गए और इनके आधार पर म्यूज़ियम्स की स्थापना हुई, जैसे सलारजंग म्यूज़ियम है, एशमोलियन म्यूज़ियम है। तो ये जो शुरुआती अप्रोच था इसमें अ साइंटिफिक अप्रोच मिसिंग था। ये सिर्फ़ जो है अ अ, स्पोरेडिक डिग्स और चांस डिस्कवरीज़ पर बेस्ड था और अ, उनको हम म्यूज़ियम कलेक्शंस की तरह से ले रहे थे और उनको हम कुछ-कुछ उसका विवरण दे रहे थे। धीरे-धीरे जैसे-जैसे पुरातात्विक मानव विज्ञान बढ़ता गया वैसे-वैसे हमारे जो डिसिप्लिन में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आया, जिसका कि आज हम इस्तेमाल करते हैं। अब अगर बात आती है अन्वेषण या एक्सप्लोरेशन की, तो हम किस प्रकार से अन्वेषण या के लिए एरिया को सेलेक्ट करते हैं। एरिया सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ बिंदुओं पर हमें ध्यान देना होता है। जैसे कि उस एरिया के बारे में जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसका ड्रेनेज पैटर्न क्या है, उसका लैंड कॉन्टूर क्या है, उसका रिलीफ क्या है, सॉइल कैसी है, वेजिटेशन पैटर्न कैसा है। इन सब के आधार पर हम ये चिन्हित करते हैं कि हम इस फलाह एरिया में जो है हम एक्सप्लोरेशन या अन्वेषण करेंगे। क्योंकि अगर जिन एरियाज़ में उस समय के अवशेषों के मिलने की संभावना होगी, उसी जगह पर हम अन्वेषण करते हैं। इसके लिए जो है हम जियोलॉजिकल मैप्स को स्टडी करते हैं, रीजनल जियोलॉजी को स्टडी करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोग्राफिक शीट्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि इन टोपोग्राफिक शीट्स में अक्सर हमें जो आर्कियोलॉजिकल रुइंस हैं, अबैंडन्ड प्लेसेस हैं, ओल्ड रिवर कोर्सेस हैं, ये हम देख सकते हैं और इसके अलावा जो रिवर सेक्शंस हैं, उनको देखकर और उस एरिया की जैसा हमने अभी कहा था जियोमॉर्फोलॉजी, ड्रेनेज, लैंड कॉन्टूर वगैरह को देखते हुए हम इस टोपोग्राफिक शीट्स के आधार पर चिन्हित करते हैं कि हम इस जगह पर हमारे लिए अन्वेषण करना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा हम पुराने मैप्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अ, अलेक्जेंडर कनिंघम ने ह्यूनसांग और फाहियान के समय के जो डिस्कवरीज करी, जो अर्लियर वर्क्स हैं उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा अभी हमने बताया अलेक्जेंडर कनिंघम ने ह्यूनसांग और फाहियान के जो टेक्स्ट में जो भी स्थलों का मेंशन है उन सब को जो है उन्होंने उसके आधार पर अ, देखने की कोशिश करी और उसको फिर जो है मैप पर चिन्हित किया। इस तरह के मैप्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स में भी पुराने से लेकर अब तक के मैप्स में कुछ-कुछ चेंजेस हमें दिखते हैं, जिनका कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अन्वेषण में। इसके अलावा हम गूगल अर्थ और सैटेलाइट इमेजरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैटेलाइट सेंसर्स द्वारा जो हमें इमेजरीज़ मिलती हैं, उसमें जो है हमें ड्रेनेज पैटर्न, लैंड कॉन्टूर, रिलीफ, जियोमॉर्फोलॉजी जो है हम आसानी से उसका अध्ययन कर सकते हैं और हम ये चिन्हित कर सकते हैं कि किस स्थल पर हमें अन्वेषण करना उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा हम एरियल फ़ोटोग्राफ्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हॉट एयर बलून्स के द्वारा या डायरेक्ट एरियल फ़ोटोग्राफ़ी का इस्तेमाल करके हम जो है अ, एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा पुराने जो ट्रैवलर्स अकाउंट्स हैं, अर्लियर वर्क्स हैं, जैसा अभी हमने बताया था, एंशिएंट टेक्स्ट्स हैं, इनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
कुछ लेजेंड्स हैं, फोकलोर्स हैं, प्लेस नेम्स हैं, जो कि इन एंशिएंट टेक्स्ट में मेंशन्ड है और आज के प्लेस नेम से मिलते-जुलते हैं। इनको भी इस्तेमाल करके हम एटलीस्ट हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्री हिस्टोरिक साइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास टोपो शीट्स, मैप्स और सैटेलाइट इमेजरी और एरियल फोटोग्राफ्स ही एक मेथड है। सबसे इम्पोर्टेंट है हम एक्चुअल ग्राउंड सर्वे। हम किसी भी एरिया को जिसको भी हम चिन्हित करते हैं कि यहाँ पर हमें पुरातात्विक स्थल मिलने के आसार हैं, वहाँ पर हम मेटिकुलस रिकॉग्निशन करते हैं और उसके लिए कई विधियां हैं जो हम अपनाते हैं। इसके अलावा हम जियोफिजिकल या भूभौतिकी या रिमोट सेंसिंग सर्वेस के आधार पर भी हम पुरातात्विक स्थलों की खोज कर सकते हैं। अगर हम अन्वेषण की बात करें तो अक्सर जो है अन्वेषण में हमको एक्सीडेंटल फाइंड्स के रूप में साइट्स मिलती हैं, जैसा कि किसी रोड की डिगिंग या डैम के कंस्ट्रक्शन या रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन के समय जब उत्खनन हो रहा हो तो उसमें चांस डिस्कवरीज में जो है हमें अक्सर आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिल सकती हैं। अक्सर जो हमें कॉइन होर्ड्स मिलते हैं वो इसी प्रकार से मिलते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों की खोज भी इन्हीं एक्सीडेंटल फाइंड्स और डिस्कवरीज के दौरान हुई, जैसे कि हड़प्पा की खोज, सनौली की खोज। उसके अलावा पुरातात्विक स्थलों में अगर हम स्पेन में अतापुरका साइट की खोज देखें तो वो भी इन्हीं एक्सीडेंटल फाइंड्स के दौरान हुई है। इसके अलावा हम रैंडम सर्वे भी करते हैं, जिसमें कि हम किसी भी पुरातात्विक स्थल में जो है हम रैंडमली एरियाज डिमार्केट कर लेते हैं कि इन एरियाज में हम एक्सप्लोरेशन करेंगे। इसके अलावा सिस्टमैटिक साइट सर्वे या प्रॉब्लम ओरिएंटेड सर्वे जो है वो आज की तारीख में हम ज़्यादातर सिस्टमैटिक साइट सर्वे या प्रॉब्लम ओरिएंटेड सर्वेस करते हैं। सिस्टमैटिक साइट सर्वे कई प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले विलेज टू विलेज सर्वे, जिसमें हम किसी भी रीजन में हर गांव में जो है लोगों से बात करेंगे, लोकल नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए हम पुरातात्विक स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो है प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल साइट्स के लिए ये बहुत उपयोगी है, जिसमें कि मिट्टी के बर्तन लोकल लोग आसानी से पहचान लेते हैं और उनके खेतों में जब मिलते हैं तो वो हमें इसकी जानकारी दे सकते हैं। दूसरा है हम एंटायर लैंडस्केप्स को सर्वे करते हैं, जिसमें कि हम रैंडमली एरियाज सेलेक्ट करते हैं। तीसरा हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। जब हमें एंटायर लैंडस्केप्स को सर्वे करना है तो हम एंटायर लैंडस्केप्स को सर्वे करने के लिए ज़रूरी है कि हम सैम्पलिंग करें। सैम्पलिंग कई तरीके से हो सकती है, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग में भी हम कई प्रकार से कर सकते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग या स्ट्रैटिफाइड अनअलाइंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम किसी भी एरिया में जो हमने एक सर्वे एरिया की बाउंड्री चिन्हित कर ली है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। उसमें फिर हम ग्रिड्स डाल देते हैं, एक रैंडमली डिफाइंड साइज के और रैंडम नंबर से कि इतने ग्रिड्स हम स्टडी करेंगे। ये किसी भी आधार पर नहीं होता है, ये रैंडमली हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें इन इन एरियाज में जो है सर्वे करना है। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है इसमें हम सर्वे एरिया को वहाँ की नेचुरल फीचर्स, बैकग्राउंड, भौगोलिक स्थिति के आधार पर हम डिफाइन करते हैं कि हमें कहाँ ग्रिड्स डालनी है और कितनी ग्रिड्स डालनी है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम ग्रिड्स को जो है रेगुलरली स्पेस्ड ग्रिड्स यूज करते हैं सैम्पलिंग के लिए। स्ट्रैटिफाइड अनअलाइंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम पहले वाली तीनों विधियों का हम मिला जुला ये संगम है, जिसमें कि हम फीचर्स के अकॉर्डिंग ग्रिड्स को ओरिएंट करते हैं। इसके अलावा लीनियर सर्वेज या ट्रांजेक्ट्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हम
एक एरिया जो है उसको हम सुनिश्चित कर लेते हैं, जैसे हमने 20 किलोमीटर का रेडियस का एरिया सुनिश्चित किया, उसमें फिर हम जो है ग्रिड्स डाल देंगे और उस ग्रिड्स में जो है हमारे जो एक्सप्लोरर्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो जो है अ, उन स्ट्रिप्स पर जो है अ, अगर हमारे पास 6 एक्सप्लोरर्स की टीम है, तो लगभग से 4-4 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो या 20 मीटर की दूरी पर हम उसको रख सकते हैं और वो उस एरिया को चलकर जो है वहाँ पर जो भी हमें पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं, उनको वो अ, देख सकते हैं। इस प्रकार से ये हम एरिया ट्रांज़ैक्ट कर सकते हैं। अ, अन्वेषण या एक्सप्लोरेशन जो है वो व्यापक हो सकता है, एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन हो सकता है या इंटेंसिव एक्सप्लोरेशन या गहन एक्सप्लोरेशन हो सकता है। एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन में जो है हम जो भी हमारे पास पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं, उनको हम देखते हैं कि कहाँ-कहाँ पर हमें पुरातात्विक अवशेष मिल रहे हैं। पुरातात्विक अवशेष जैसे कि प्रस्तर उपकरण, अ अ, लोगों द्वारा खोदी गई ग्रेव्स, हैबिटेशन ग्राउंड्स, वॉल्स, डिचेस, रोड्स, पॉटरी, आयरन आर्टिफैक्ट्स, मेटल आर्टिफैक्ट्स, इन सब को स्टोन बीड्स वगैरह, इन सब को हम पुरावशेष के रूप में देखते हैं। इसमें हम एरिया का जनरल बैकग्राउंड भी स्टडी करते हैं और ये जो पुरावशेष हमें मिल रहे हैं, इनको हम डिफरेंट जियोलॉजिकल स्ट्रेटा या स्तरों के साथ इनका संबंध स्थापित करते हैं और फिर हम उनको विभिन्न सांस्कृतिक स्टेजेस में उनको डिवाइड करते हैं। इस व्यापक एक्सप्लोरेशन में हम जो है एनवायरमेंटल रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं, जो हमारे नेचुरली एक्सपोज्ड स्ट्रैटिग्राफी और रिलीफ पैटर्न है एरिया का, उसके आधार पर अ, अ, अतीत में पर्यावरण कैसा था, इसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। पुरा पारिस्थितिकी के बारे में या इकोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन करने की भी हम कोशिश करते हैं और फिर जो है हम नृजातीय पुरातत्व का भी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, जिसमें कि हम जो अतीत में यहाँ पर जो संस्कृति अ, फली या पनपी, उसको हम आज की तारीख में वहाँ पर जो संस्कृति है, उससे उसका संबंध स्थापित करने की और उसका व्याख्यान और विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। इंटेंसिव एक्सप्लोरेशन या गहन अन्वेषण जो है वो उसमें हम हमारे जो उद्देश्य होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और अ, इसका क्या हम कितने एरिया में अन्वेषण या एक्सप्लोरेशन करेंगे, ये एरिया जो है ज्योग्राफिकली डिफाइंड होता है और इस इंटेंसिव एक्सप्लोरेशन में हम जो भी हमें पुरावशेष मिल रहे हैं उनका जियोलॉजी निर्धारित करने की कोशिश करते हैं। अन्वेषण में जब हम पुरावशेषों की रिकॉर्डिंग और कलेक्शन करते हैं, तो हम अक्सर जो है उनको एक सिस्टमैटिक कलेक्शन के आधार पर उनको उठाते हैं, जिसमें कि हम ग्रिड सिस्टम या ग्रिड प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। ग्रिड प्रणाली जो है हमें जो भी हमें पुरावशेष मिल रहे हैं, उनकी लोकेशन को मैप करने और फीचर्स को रिकॉर्ड करने में सहायक सिद्ध होती है। इसके लिए हम एक डेटम पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, जिसके आधार पर हम ग्रिड को बनाते हैं और ग्रिड जो है इसी पॉइंट से ओरिजिनेट करता है। उस पॉइंट से फिर हम नॉर्थ साउथ जो है एक लाइन बनाते हैं, जिसको हम साइट मेरिडियन बोलते हैं और उस साइट मेरिडियन के राइट एंगल्स पर हम एक बेस लाइन निर्धारित करते हैं, जिसको कि हम ईस्ट वेस्ट लाइन बोलते हैं और फिर हम इस ग्रिड के अंदर आने वाले जितने भी पुरावशेष हैं, उनको हम उनकी लोकेशन रिकॉर्ड करते हुए जो है उसको कलेक्ट करते हैं। ग्रिड्स कई प्रकार के हो सकते हैं। अ, अगर पूरा स्थल जो है छोटा है, तो हम लिमिटेड ग्रिड्स लेकर सकते हैं।
ग्रिड्स को ले करने के लिए हम खूंटियों और स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं और एरिया को हम छोटे-छोटे वर्गों में विभाजित करते हैं। कितने वर्गों में हम एरिया को विभाजित करेंगे ये जो है रिसर्चर के चॉइस पर निर्धारित होता है। अ, ये ग्रिड्स के आधार पर जब हम कलेक्शन करते हैं तो हमें उस पुरास्थल की एक अ, समुचित जानकारी मिल सकती है और उस पुरास्थल पर जो भी मानव क्रियाकलाप हुए थे उसको हम अच्छी तरह से उसकी व्याख्या और विश्लेषण कर सकते हैं। 1980 के दशक या 1970 के दशक के बाद से जो है सर्वे में एक्सप्लोरेशन में बहुत क्रांति हुई और कई तरह की नई टेक्निक्स आ गई हैं आज हमारे पास। स्पेशली एरियल रिकॉग्निशन सर्वे में हमारे पास जो है आज यूएवी या अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन सर्वे का आज हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हम एक एरियल व्हीकल में हम कैमरास और सेंसर्स जो है इंस्टॉल करके हम उस पूरे एरिया की मोज़ेक फ़ोटोग्राफ़ी कर लेते हैं और उसको फिर हम एनालाइज़ करके जीआईएस सॉफ्टवेयर में हम जो है पुरावशेषों या पुरास्थलों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल लीडार या लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्निक का भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें कि अ, 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 जो है लाइट पल्सेस जो है ज़मीन पर छोड़ी जाती हैं और उन पल्सेस का जो रिफ्लेक्शन होता है, उस बीम के रिफ्लेक्शन के आधार पर जो है हम पुरास्थलों का विश्लेषण कर सकते हैं कि कहाँ पर किस तरह के फीचर्स जो है अम, होने की संभावना है। इसके अलावा हम एरियल फ़ोटोग्राफ्स का भी इस्तेमाल करते हैं। एरियल फ़ोटोग्राफ्स जो हैं हम ऑब्लीक एंगल पर या वर्टिकल भी ले सकते हैं, जिसमें कि हमें शैडो मार्क्स या अर्थवर्क्स शैडो मार्क्स के आधार पर हम अर्थवर्क्स, डिचेस, पिट्स वगैरह को हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। उसके अलावा सॉइल और क्रॉप मार्क्स के आधार पर भी जो है हम पुरास्थलों को ढूँढने का काम कर सकते हैं। आज की तारीख में हम सैटेलाइट सेंसर्स जिसमें कि विज़िबल नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड और थर्मल इंफ्रारेड मैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हम इस्तेमाल करके जो है पुरास्थलों की खोज, उनकी जानकारी और उनके विश्लेषण में इसका इस्तेमाल करते हैं। जियोफिजिकल सर्वेस का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि हम पृथ्वी की सतह के अंदर जो है हम भूभौतिकीय सर्वे करके हम प्रोब करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या होगा। इसमें सब सरफेस प्रोस्पेक्टिंग में हम टी प्रोब्स जिसमें कि हम एक पोल को जो है हम उसमें अंदर डालते हैं, जिसमें कि फिर मिट्टी जो है हमारे पास उसमें से हमें छोटे से कोर के आधार पर मिल जाती है, जिसका कि हम एनालिसिस करके हम ये कि वो हॉलो है, कितना हॉलो है ज़मीन या कितना सॉलिड है, उसके आधार पर उसकी जो अकोस्टिक्स है, साउंड टैपिंग है, इसके आधार पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर पुरावशेष हैं या नहीं। टी प्रोब्स जो है ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं और ज़्यादा डीप अगर हमें जानना है तो उसके लिए हम ऑगर सर्वेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। जियोफिजिकल सर्वेस में हम सीस्मिक या अकोस्टिक सर्वेस जिसमें कि हम साउंड वेव्स ट्रांसमिट करके जो है उसके रिफ्लेक्शन के आधार पर जो है उसके जो भी बीम वेव रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उसके आधार पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के पुरावशेष हो सकते हैं। इसके अलावा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैग्नेटिक सर्वेस भी करते हैं, जिसमें कि जहाँ पर भी फायर्ड क्लेस हैं, जहाँ पर हार्ट्स हैं या फायर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम इस सर्वे के आधार पर निश्चित कर सकते हैं।
इसके अलावा हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सर्वेस भी करते हैं। और आज की तारीख में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार जो है वो बहुत प्रचलित हो रहा है, जिसमें कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सिग्नल्स को हम स्टडी करते हैं। एक्सप्लोरेशन या अन्वेषण, या चाहे उत्खनन हो या अन्वेषण हो, दोनों में ही हम एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और उत्खनन में ज़्यादा ही। इसलिए हमें जो है, जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं वो साइंटिफिक होना चाहिए और उसकी केयरफुल रिकॉर्डिंग होना चाहिए। जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको साइट डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म्स में, स्केड्यूल्स में हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं। साइट की हम ड्राइंग करते हैं, सेक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं, उसका हर प्रकार से हम डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करते हैं। उसकी स्ट्रैटिग्राफी की स्टडी करते हैं, कितने आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं उसकी 3D कोऑर्डिनेट रिकॉर्डिंग होती है। उसमें उसके आधार पर हम आर्टिफैक्ट फ्रीक्वेंसी के मैप्स बनाते हैं। आर्टिफैक्ट्स को हम फिर मार्क करके और कैटलॉग करके हम उसको कलेक्ट करते हैं, और आर्टिफैक्ट्स को संरक्षित करने के लिए भी हम कुछ मेजर्स ले सकते हैं। दूसरी टेक्निक है एक्सकेवेशन या उत्खनन। एक्सप्लोरेशन के बाद जब हम पुरास्थलों की हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, उसको फिर अगर हमें उसके बारे में और अध्ययन करना है, विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम उत्खनन करते हैं या एक्सकेवेशन करते हैं। एक्सकेवेशन एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव के साथ होना चाहिए और एक पर्पस के साथ होना चाहिए, जिसमें कि हम मानव के अतीत के क्रियाकलापों और व्यवहार के बारे में हम अध्ययन करते हैं। उत्खनन से पहले हम सर्वे करते हैं साइट का, मैपिंग करते हैं साइट की और उसकी फोटोग्राफी करते हैं, और फिर हम साइट पर ग्रिड ले करते हैं। ग्रिड किस प्रकार से हम ले करेंगे, ये जो है रिसर्चर पर निर्धारित होता है। एक्सकेवेशन की कई पद्धतियां हैं। एक्सकेवेशन हम वर्टिकल भी कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल डिगिंग भी कर सकते हैं। वर्टिकल डिगिंग जो है, हम डिफरेंट कल्चरल लेवल्स को जानने के लिए स्ट्रैटिग्राफी या किन किन स्तरों में हमें किन सांस्कृतिक अवशेष, किस प्रकार के सांस्कृतिक अवशेष मिल रहे हैं, ये जानने के लिए हम वर्टिकल डिगिंग करते हैं। इसमें हमें स्ट्रैटिग्राफी या स्तरीकरण पर हमारा जोर होता है कि हमारी स्ट्रैटिग्राफी पर कंट्रोल बना रहे। हॉरिजॉन्टल डिगिंग में हम जो भी हमें कल्चरल मटेरियल मिल रहे हैं एक लेवल पर, उसके बीच में जो भी संबंध है वो स्थापित करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल डिगिंग करते हैं। जब हम उत्खनन की शुरुआत करते हैं तो हम रैंडम सैम्पलिंग के आधार पर उत्खनन का जो हमें ट्रेंच लेना है वो हम निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें कि हम शुरुआत जो है टेस्ट पिट या ट्रायल ट्रेंच से या परीक्षण खाई के द्वारा कर सकते हैं। और फिर हमें जब पुरास्थल की अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है तो हम उसको जो है उस पूरे एरिया को कंप्लीटली भी एक्सकेवेट कर सकते हैं। टेस्ट पिट या ट्रायल ट्रेंच जो है उसे सोंडाज या साउंड पिट भी कहते हैं। टेस्ट पिट या ट्रायल ट्रेंच कहाँ लेना है, ये सर्वे के आधार पर हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। वहाँ पर क्या पुरावशेष मिल रहे हैं, उनका क्या लोकेशन है, उसके आधार पर, और जो हमें सतह पर जो स्तर दिख रहे हैं उसके आधार पर। इसमें हम ज़्यादातर वर्टिकल प्रोफाइल, लॉन्ग वर्टिकल प्रोफाइल लेते हैं एरिया की, जिससे कि हमें वहाँ पर किन किन स्तरों में क्या क्या पुरावशेष मिल रहे हैं ये हम सुनिश्चित कर सकें। इसके बाद जो है हम एक्सकेवेशन को लार्ज एरिया में कर सकते हैं, जिसमें कि हम उस साइट पर जो क्रियाकलाप थे उनकी रेंज ऑफ एक्टिविटी क्या थी ये जानने की कोशिश कर सकते हैं। उत्खनन कई प्रकार से हो सकता है, जैसे कि हम पहला प्रकार है ट्रेंचिंग, या जिसमें हम लॉन्ग नैरो रेक्टेंगुलर ट्रेंचेस ले करते हैं।
ये ज़्यादातर हम वर्टिकल सीक्वेंस जानने के लिए, स्ट्रैटिग्राफी जानने के लिए और क्रॉस सेक्शन समझने के लिए या सैम्पलिंग के लिए हम इसका अ, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा माउंड्स या स्तूप अ, वगैरह की जो एक्सकेवेशन है उसके लिए हम स्ट्रिप मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हम एज से चालू करते हैं और सेंटर तक हम स्ट्रिप्स में जो है साइट को डिग करते हैं। इसके अलावा हम क्वाड्रेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हम साइट को जो है 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसमें बीच में जो है हम एक 2 से 3 फीट का बॉक्स छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा साइट पर कंट्रोल रहे या जो भी हमें अ, पुरावशेष मिल रहे हैं उनको जो है हम कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा एरिया या ब्लॉक एक्सकेवेशन भी होता है, जिसमें कि हम एक बड़े अ, एरिया को जो है हम एक ग्रिड सिस्टम के आधार पर एक्सकेवेट करते हैं, जिसमें कि हर स्क्वायर या हर वर्ग के बीच में जो है हम ब्लॉक को प्रिजर्व करते हैं। ये एरिया और ब्लॉक एक्सकेवेशन वर्टिकल डिगिंग के आधार पर भी हो सकता है या हॉरिजॉन्टल डिगिंग के आधार पर भी हो सकता है। अ, इसके अलावा एक मेथड है स्ट्रिपिंग मेथड, जिसमें कि हम फीचर्स को एक्सपोज करने के लिए जो है जो भी हमें मानव की गतिविधियों के अवशेष हैं उसके जो फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे कि डिचेस हैं, वॉल्स हैं, वेल्स हैं, इनको एक्सकेवेट कंप्लीटली एक्सपोज करने के लिए हम स्ट्रिपिंग मेथड के आधार पर हम जो भी हमारे सतह पर जो भी मटेरियल है उसको हम कंप्लीटली खोद देते हैं। इसके अलावा केव्स, रॉक शेल्टर्स, पेट्रोग्लिफ्स, अंडर वाटर साइट्स, ग्रेव्स, स्टोन स्ट्रक्चर्स इत्यादि को एक्सकेवेट करने के लिए हम स्पेशल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। अ, अगर हम उत्खनन विधियों की बात करें तो उत्खनन विधियों में जो है हम लोकस द्वारा मतलब कि हम स्तर आइडेंटिफाई करते हैं। हम पहले जब हमने एक वर्टिकल ट्रेंच ले लिया, ट्रायल ट्रेंच ले लिया, उसके द्वारा हमें जो है हमने स्तर आइडेंटिफाई कर लिए और फिर हम जो है उन स्तरों के आधार पर हम धीरे-धीरे ट्रॉवल्स, नाइव्स और स्क्रैपर्स के द्वारा हम धीरे-धीरे उन स्तरों को एक-एक करके जो है उनको हम खोदते हैं और धीरे-धीरे जो है हम अ, स्तरों के एक-एक स्तर के आधार पर जो है हम जो भी हमें पुरावशेष हर स्तर में मिलते हैं उनको हम स्तरों के आधार पर खोदते जाते हैं। जब हम लोकस या स्ट्रेटा के आधार पर एक्सकेवेशन करते हैं तो अक्सर हमें जो है ये जो इंटरफेस यूनिट्स हैं इनको आइडेंटिफाई करने में परेशानी आती है कि एक स्तर कहाँ खत्म हो रहा है और दूसरा स्तर कहाँ चालू हो रहा है, या अक्सर जब स्ट्रेटा जो है हॉरिजॉन्टली ना मिलकर हमें स्लोप में मिल रहा है या उसका कुछ रिलीफ है, तो हमें जो है क्योंकि ज़्यादातर हम जो एक्सकेवेशन करते हैं वो हम हॉरिजॉन्टली करते हैं, तो अगर हमें स्लोप में एक्सकेवेशन स्ट्रेटा मिल रहे हैं तो हमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अक्सर हम जब हम प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन करते हैं तो हम आर्बिट्ररी यूनिट्स में एक्सकेवेशन करते हैं, जिसमें कि हम 2 से 5 सेंटीमीटर की स्पिट्स लेते हैं और हर 2 या 5 सेंटीमीटर में जितना भी हमें पुरावशेष मिल रहे हों उसको हम एक स्पिट मानकर उसको का अ, विश्लेषण या अध्ययन करते हैं। इसमें जो है अक्सर जैसे कि जब अगर प्रागैतिहासिक स्थलों में जो है फ्लड यूनिट्स के आधार पर डिपोजिशन होता है या एलियन यूनिट्स के आधार पर डिपोजिशन होता है बनिस्बत माउंट्स या प्रोटो हिस्टोरिक या हिस्टोरिकल साइट्स में, तो इसमें हमें स्ट्रेटा निर्धारित करने में परेशानी हो सकती है पहले से, इसलिए हम आर्बिट्ररी यूनिट्स के आधार पर हम यहाँ पर एक्सकेवेशन करते हैं। जैसा कि हम एक्सप्लोरेशन में जब हम ग्रिड सर्वे करते हैं या ग्रिडेड कलेक्शन करते हैं
तो हम पहले से एक डेटम पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट स्थापित कर लेते हैं। इसी प्रकार हम एक्सकेवेशन में भी पहले से हम एक डेटम पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट स्थापित कर लेते हैं। वो डेटम पॉइंट जो है अ, अ, कोई ऐसी सुनिश्चित जगह हो सकती है जो कि आगे जाकर डिस्ट्रॉय ना हो, और उसको हम फिर सर्वे ऑफ इंडिया के बेंचमार्क पॉइंट से भी कोरिलेट कर सकते हैं, सी लेवल से उसको कोरिलेट करने के लिए। इस डेटम पॉइंट के आधार पर फिर हम अ, जो है ग्रिड डालते हैं, और जो है जैसा कि हमने पहले बताया था, हम साइट मेरिडियन और बेस लाइन स्थापित करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ग्रिड स्थापित करके हम उस ग्रिड के अंतर्गत जो है उत्खनन करते हैं। इस अ, उत्खनन के अंतर्गत जितने भी हमें पुरावशेष मिलते हैं, हर पुरावशेष की हम 3 डायमेंशनल रिकॉर्डिंग करते हैं। 3 डायमेंशनल रिकॉर्डिंग के लिए हम जो है मेजरिंग टेप्स का या तो इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम आज की तारीख में डंपी लेवल या थियोडोलाइट्स या टोटल स्टेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि हम उसका XYZ कोऑर्डिनेट्स जो है स्थापित करते हैं हर पुरावशेष का, कि वो अ, उस ग्रिड में कहाँ पर हमको मिल रहा है। उसके अलावा हर पुरावशेष जो भी हमें मिल रहा है, उसको जो है वो किस स्तर में हमें मिल रहा है, उसका भी हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, और जितने भी हमें पुरावशेष मिल रहे हैं उनका दूसरे पुरावशेषों से के साथ क्या संबंध है, ये भी हम स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ये हम इसलिए स्थापित करते हैं जिससे कि जैसे कि अगर हम प्रागैतिहासिक स्थलों की बात करें, तो अक्सर प्रस्तर उपकरण जहाँ पर निर्मित किए गए होंगे, वहाँ पर हमें जो है अ, मानव जब प्रस्तर उपकरण निर्मित करता है, तो जो कोर्स और फ्लेक्स वहाँ पर अ, रह जाते हैं, उसको जो है आपस में रीफिट हो रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए अगर ज़्यादा रीफिटिंग है तो हम ये साबित कर सकते हैं, और सभी प्रकार के अगर हमें पुरावशेष मिल रहे हैं, कोर्स, फ्लेक्स, टूल्स, तो हम ये स्थापित कर सकते हैं कि अ, जो है उसी स्थल पर जो है मानव ने इन प्रस्तर उपकरणों का निर्माण किया था या इन प्रस्तर उपकरणों को बनाया था। अ, इस प्रकार से और जैसे कि अगर हमें प्रस्तर उपकरण जो है कुछ जीव जंतुओं के अवशेषों के साथ मिलते हैं, कुछ प्राणियों के अ, अ, अस्थियों के साथ मिलते हैं, तो हम ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या इनके बीच में कोई संबंध है। ये जानने के लिए जो है हम और भी विधियों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम आगे बताएंगे आपको। हम फिर उसके बाद जो है जो भी लेयर्स हैं उनको हम मैप करते हैं, जो भी आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, हर लेयर में आने वाले पुरावशेषों को हम उसकी मैपिंग करते हैं। हर पुरावशेष की हम ऑन सीटू फोटोग्राफी करते हैं, स्तरों के किन स्तर में मिल रहे हैं उसके आधार पर, और उनका हम कंजर्वेशन भी करते हैं। पुरावशेषों को हम नोटबुक में उनके सीरियल नंबर, सेक्शन लेबल, स्ट्रेटम और स्केचेस के साथ जो है क्लासिफाई करते हैं। इसके अलावा हम उत्खनन में सेडिमेंट सैम्पलिंग करते हैं। पॉलन, चारकोल, एनिमल बोन्स और प्लांट रिमेन्स के लिए भी हम सैम्पलिंग करते हैं। फिर उसके जब उत्खनन अ, हो जाने के बाद हम काल निर्धारण विधियों के लिए हम डेटिंग के लिए सैंपल्स इकट्ठा कर सकते हैं, और फिर हम उसका डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। अ, जो भी हम उत्खनन कर रहे हैं स्तरों में, उसको जो भी मिट्टी आती है उसको हम अ, उसको जो है सीविंग या सर्चिंग करते हैं। सीविंग जो है ड्राई सीविंग भी हो सकती है या वेट सीविंग भी हो सकती है। वेट सीविंग में हम उसको जो है पानी में मिट्टी को घोलते हैं, और उसके बाद उसको जो है एक चलनी के द्वारा जो है अ, पास करते हैं, और जो भी हमें उस चलनी में अवशेष रह जाते हैं उसके आधार पर हम
माइक्रो बोटानिकल रिमेन्स या माइक्रो रिमेन्स ऑफ एनिमल्स की स्टडी कर सकते हैं, या जैसे कि लिथिक डेबिटाज है, इस तरह की चीज़ों को हम स्टडी कर सकते हैं। पॉलन रिमेन्स हैं, चारकोल हैं, ये हमें वेट सीविंग के थ्रू प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस टू आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी या पुरातात्विक मानव विज्ञान के अंतः विषयक दृष्टिकोणों की हम जब बात करते हैं तो क्योंकि हमने देखा है कि पुरातात्विक मानव विज्ञान का उद्देश्य मानव संस्कृति और मानव अतीत में हुए मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके लिए हम पुरावशेषों का अध्ययन करते हैं। अब ये पुरावशेष जो है हमें बहुत फ्रैगमेंटरी नेचर में मिलते हैं, और इसको स्टडी करना बहुत मुश्किल है, और उन पुरावशेषों का मानव के किन क्रियाकलापों से संबंध था ये स्थापित करना अति कठिन हो जाता है। इसलिए जो है आज की तारीख में हम इसको जो है अच्छे से इसकी व्याख्या कर सकें, विश्लेषण कर सकें, इसके लिए हम दूसरे डिसिप्लिन्स या दूसरे विषयों में जो दृष्टिकोण है उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजी या पर्यावरणीय पुरातत्व का। अगर हम पर्यावरणीय पुरातत्व की बात करें तो इसमें पर्यावरण और पुरातत्व की बात हो रही है, जिसमें कि हम समुदाय उन्होंने किस प्रकार से अपने पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित किया, किस प्रकार से उन्होंने पारिस्थितिकी के साथ संबंध स्थापित किया, उसको हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो है सामुदायिक पारिस्थितिकी का भी अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे होमिनिड्स और उनके जो इमीडिएट एंसेस्टर्स थे, जब वो उस समय एक्टिव थे, तो उनका जो है अपने समुदाय में जो पर्यावरण थी, जो पारिस्थितिकी थी, उसके साथ किस प्रकार से उनका संबंध था। इसका मतलब है कि हम इसमें संस्कृति और पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम मानव का जो है पर्यावरण का मानव पर क्या असर हो रहा है और मानव किस प्रकार से पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं उससे किस प्रकार से अनुकूलन स्थापित करता है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मानव के गतिविधियों और क्रियाकलापों से पर्यावरण पर क्या असर हो रहा है, इसका भी हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मानव जो है अपने जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट था, नेचुरल सराउंडिंग्स थी, उसमें से किस तरह से रिसोर्सेज ऑब्टेन करता था, उनको किस तरह से इस्तेमाल करता था और अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को अपने अनुकूल करने के लिए किस प्रकार से उसको ऑल्टर करता था, ये स्टडी करने की हम इसमें कोशिश करते हैं। इसमें दो प्रकार के अध्ययन महत्वपूर्ण हैं। एक है जियो आर्कियोलॉजी या भूपुरातत्व, और दूसरा है प्राणी पुरातत्व या बायो आर्कियोलॉजी। जियो आर्कियोलॉजी या भूपुरातत्व जैसा कि नाम से ही सुनिश्चित हो रहा है, इसमें हम एनवायरनमेंट मतलब कि ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट के बारे में इसमें हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। अतः इसमें हम जो एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजी में हम जो नेचुरल साइंसेस हैं, अर्थ साइंसेस, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब का इस्तेमाल करके हम मानव और उसके पर्यावरण के बीच जो अनुकूलन है उसका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। भूपुरातत्व में जो है हम भूगोल, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, पेडोलॉजी, इन सब में जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स, टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं, उसका हम इस्तेमाल करते हैं मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों को का अध्ययन करने के लिए।
इसलिए क्योंकि मानव के जितने भी हमें पुरावशेष मिलते हैं, वो मिट्टी के स्तरों में मिलते हैं। अतः किन स्तरों में मिल रहे हैं, वो स्तर किस प्रकार से बन रहे हैं, ये अध्ययन करना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। उसके अलावा उन मिट्टी की स्तरों को हम अगर गहन अध्ययन करें तो हम अतीत में पर्यावरण किस प्रकार का था, ये भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उस पर्यावरण के साथ मानव ने किस प्रकार अनुकूलन स्थापित किया, ये पुरावशेषों और पर्यावरण की जानकारी से हम स्थापित कर सकते हैं। बायो आर्कियोलॉजी या प्राणी पुरातत्व या जैविक पुरातत्व की जब हम बात करें तो इसमें हम नेचुरल एनवायरनमेंट्स की बात करते हैं। इसमें हम बॉटनी, ज़ूलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में जो कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स और टेक्निक्स इस्तेमाल हुई हैं, उनका इस्तेमाल करके हम जो है ये जानने की कोशिश करते हैं कि मानव और उस समय के जीव जंतुओं के साथ किस तरह के संबंध थे। मानव किस प्रकार से आखेट करता था, किस-किस जीव-जंतुओं का वो खाने में इस्तेमाल करता था, किन जीवों का वो आखेट करता था, किन जीवों को उसने जो है बाद में डोमेस्टिकेट किया, कब डोमेस्टिकेट किया, किस तरह से डोमेस्टिकेट किया, किस प्रकार से एग्रीकल्चर चालू हुई, अ, उसने किस प्रकार से एग्रीकल्चरल जो वाइल्ड क्रॉप्स हैं उनको डोमेस्टिकेट करना चालू किया और किस प्रकार से मानव ने जो है जीव जंतुओं का इस्तेमाल किया या जीव जंतुओं और मानव के बीच के जो संबंध है उसको हम इसमें स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम है, महत्वपूर्ण डिसिप्लिन है पुरातत्व का, वो है नृजाति पुरातत्व या एथनो आर्कियोलॉजी। नृजाति पुरातत्व या एथनो आर्कियोलॉजी, जैसा कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, इसमें जो हम पुरावशेष हमें मिलते हैं पुरास्थलों से, उनकी व्याख्या या उनके अध्ययन के लिए हम आज के जो समाज है, अ, मा अतीत में जो मानव संस्कृति फलीभूत हुई है, उसका अध्ययन करने के लिए आज के मानव समाज और संस्कृति का अध्ययन करते हैं और उसके द्वारा हम अतीत में मानव की संस्कृतियों और पुरावशेषों की व्याख्या या विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। अ, इसके द्वारा जो है हम पास्ट और प्रेजेंट के बीच का जो गैप है उसको हम ब्रिज करने की कोशिश करते हैं। अ, इसमें जो है हम जो आज की तारीख में जो लिविंग कल्चर्स हैं, लिविंग संस्कृतियां हैं, पर्टिकुलरली जो अ, गैर औद्योगिक संस्कृतियां हैं, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं, उनमें जो है हम स्टडी करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस प्रकार से, अगर जैसे हमें कुछ प्रस्तर उपकरण किसी पुरास्थल पर मिल रहे हैं और जो कुछ जो गैर औद्योगिक संस्कृतियां हैं जहाँ पर आज भी प्रस्तर उपकरणों का इस्तेमाल होता है, उनको बनाया जाता है, हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार से वो उन्हें बनाते हैं, अ, उसको बनाने में वो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसको बनाने के लिए वो कहाँ से जो है, कितनी दूर से जो है वो रॉक्स या पत्थर लाते हैं, उस पत्थर को वो किस प्रकार से अ, लाते हैं, उसकी अगर क्वारी करते हैं तो वो किस प्रकार से क्वारी करते हैं, उनका इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। उसके अलावा उनके सांस्कृतिक परिवेश में अ अ, उनके सामाजिक परिवेश में उसका क्या महत्व है, ये भी हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार हम व्याख्यात्मक मॉडल्स स्थापित करने की कोशिश करते हैं एनालॉजी या रेफरेंस इन्फेरेंस के आधार पर। इसमें हम डायरेक्ट हिस्टोरिकल अप्रोच या एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हम ये अज्यूम करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि अगर जो अ, पुरा संस्कृति और आज की संस्कृति में जो आर्टिफैक्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें कुछ अगर सिमिलर एट्रीब्यूट्स हैं, तो उनमें कुछ और भी सिमिलैरिटीज़
होंगी, उसके आधार पर जो है हम फिर ये जानकारी अध्ययन करने की कोशिश करते हैं कि उन पुरावशेषों को किस लिए इस्तेमाल किया गया होगा, कैसे बनाया गया होगा। एथनो आर्कियोलॉजी का या नृजाति पुरातत्व का हम अक्सर इस्तेमाल जो है आर्टिफैक्ट मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी को अध्ययन करने के लिए या आर्टिफैक्ट्स या जो अ, प्रस्तर उपकरण हैं या जो मिट्टी के मृदभांड हैं, उनको किस प्रकार से बनाया गया है, या अगर हम मेटल ऑब्जेक्ट्स की भी बात करें, तो किस प्रकार से जो है ओर को जो है कलेक्ट किया गया, उसकी स्मेल्टिंग किस प्रकार से हुई, किस तरह की फर्नेसेस जो है बनाते थे, किस प्रकार से जो है मेटलर्जी का डेवलपमेंट हुआ, अ, वो किस विधि के द्वारा जो है मेटल्स स्मेल्ट करते थे। आर्टिफैक्ट्स को का जो डिस्कार्ड हमें मिलता है पुरातात्विक स्थलों पर, जो डिस्कार्ड पैटर्न मिलते हैं, जो आर्टिफैक्ट स्टाइल्स मिलते हैं, उनको स्टडी करने के लिए भी हम जो है, या अबैंडन्ड साइट स्ट्रक्चर्स हैं, या साइट में जो डिके हो रहा है, साइट के जो फॉर्मेशन प्रोसेसेस हैं, या स्पेस की जो सिंबॉलिक स्ट्रक्चरिंग है, इन सब का अध्ययन करने के लिए जो है हम नृजाति पुरातत्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नृजाति पुरातत्व की अगर हम बात करें, तो इसमें सबसे उल्लेखनीय नाम जो है लुई बिनफर्ड का आता है, जिन्होंने न्यूनमित एस्किमोस पर जो है अपना अध्ययन किया, और वहाँ पर उन्होंने एस्किमोस किस प्रकार से आखेट करते हैं, अ, अ, आखेट करने के दौरान जो है उनके कैंप्स किस प्रकार से होते हैं, कहाँ पर उनकी किल साइट्स या बुचड़ी साइट्स किस तरह की होती हैं, वहाँ पर आर्टिफैक्ट्स का डिस्कार्ड या बोन्स का डिस्कार्ड, बोन्स की टैफोनमी, इन सब को स्टडी करने के लिए इन्होंने एस्किमोस में जो है स्टडी किया, और उसके आधार पर उन्होंने मोस्टीरियन संस्कृति अ, का के व्याख्यान और विश्लेषण करने की कोशिश करी। इसके अलावा जॉन येलन ने जो है कालाहारी डेजर्ट में जो कुंग बुशमैन हैं, उनकी स्टडी करके ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी कि किस प्रकार से जो है वो हंटिंग फॉरेजिंग सोसाइटीज़ जो है, किस प्रकार से फॉरेजिंग और हंटिंग करती हैं, किस तरह के ग्रुप्स में रहती हैं, और किस प्रकार से वो जो है उनकी होम रेंज, उनकी मोबिलिटी पैटर्न्स किस प्रकार से होते हैं। अगर हम भारतवर्ष की बात करें, तो भारत में भी नृजाति पुरातत्व का बहुत इस्तेमाल हुआ है। इसमें जो है अ, कई नाम जो है उल्लेखनीय हैं, स्पेशली मालती नागर जी का नाम और प्रोफेसर वी एन मिश्रा, प्रोफेसर पदया का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने जो है पुरातात्विक स्थलों को के व्याख्यान एवं विश्लेषण में नृजाति पुरातत्व का इस्तेमाल किया। इसके अलावा जब हम अंतः विषयक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी या प्रायोगिक पुरातत्व का नाम भी आता है। ये भी एक डिसिप्लिन है जो आज की तारीख में बहुत पॉपुलर हो रहा है। जैसा कि नाम से ही हम समझ सकते हैं, इसमें हम अ, प्रयोग या एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिनके आधार पर जो है हम अ, मानव के जो पुरावशेष हमें पुरास्थलों से मिलते हैं, उनके बारे में हम और अधिक व्याख्या या विश्लेषण कर सकें। इसके लिए हम प्रयोगात्मक शैली का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है हम सिस्टमैटिक अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हम अ, जो है अ, हर लेवल पर, जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के हर लेवल पर हम ये जो हमारे हाइपोथेसिस हैं, थियरीज हैं, उनको हम टेस्ट और इवैल्यूएट करने के लिए हम अ, इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रयोगों के आधार पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है मानव ने इन पुरावशेषों, जो भी हमें पुरावशेष मिल रहे हैं, उनको जो है किस तरह से
शेप दिया गया होगा, किस तरह से उसे बनाया होगा, किस तरह से उसका इस्तेमाल हुआ होगा, है ना? और ये जो है हम अ, उसी प्रकार से करते हैं व्हिच काइंड ऑफ सिमुलेट्स द पास्ट। तो इसके लिए जो है हम कुछ क्राइटेरिया भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम उन्हीं मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि प्रीहिस्टोरिक सोसाइटीज़ के पास अवेलेबल थे। उसके अलावा जो जिन मेथड्स का हम इस्तेमाल करते हैं प्रयोगों के लिए, वो जो है अ, अतीत में जो संस्कृतियाँ थीं, उनकी टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो मेथड्स हमें सूटेबल लगते हैं, उन्हीं का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो भी हम प्रयोग करते हैं, उसके जो रिजल्ट्स मिलते हैं, वो रेप्लिकेबल होने चाहिए, वो ये हम सुनिश्चित करते हैं। और इसी प्रकार से हम जो है, जो हमें प्रयोग करने हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उसकी जो हम रिसर्च डिज़ाइन है, वो हम फिर उसी प्रकार से स्थापित करते हैं। अ, जैसा कि एथनो आर्कियोलॉजी में हमने बताया, वैसे ही एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी में भी जब हम बात करें, तो पर्टिकुलरली जब हम प्रागैतिहासिक पुरातत्व की बात करते हैं, तो इसमें प्रस्तर उपकरणों का निर्माण किस प्रकार हुआ, उनका इस्तेमाल किस प्रकार हुआ, क्योंकि आज की तारीख में जो औद्योगिक संस्कृतियां हैं, इसमें हम प्रस्तर उपकरण का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये हमारे लिए एक प्रकार का पज़ल है कि इनका इस्तेमाल, इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ होगा, इनका इस्तेमाल किस प्रकार से हुआ होगा अतीत में। इसको जानने के लिए हम नृजातीय पुरातत्व का तो इस्तेमाल करते ही हैं, इसके अलावा हम प्रयोगात्मक पुरातत्व का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम अ, प्रस्तर उपकरणों को बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं मेथड्स के आधार पर और उन्हीं मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हुए जो कि प्रीहिस्टोरिक सोसाइटी ने इस्तेमाल किए होंगे। और फिर हम उनको जो है, जो भी हमें प्रस्तर उपकरण पुरातात्विक स्थलों पर मिल रहे हैं, उनसे कंपेयर करके और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस प्रकार से बनाया गया होगा। फिर हम उनका किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया होगा, इसके लिए भी हम प्रयोगात्मक विज्ञान का पुरातत्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उन प्रस्तर उपकरणों को अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग मटेरियल्स पर उसका इस्तेमाल करते हैं और उन पर जो वेयर एंड टेयर होता है, उसको हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करके हम ये जानने की और पुरातात्विक जो अ प्रस्तर उपकरण हैं, उनसे कंपेयर करके हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनका इस्तेमाल किस प्रकार से हुआ होगा। इसी प्रकार से जब हम मिट्टी के मृत भांडों की बात करें, तो उनको भी हम बनाकर जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस प्रकार से बने हुए होंगे। उसमें जो है हम उसके अलावा हम उसके केमिकल मेथड्स के थ्रू भी जो है हम उसका विश्लेषण करते हैं कि कितने टेम्परेचर पर उसकी फायरिंग हुई होगी, किस प्रकार से उसको ड्राई किया गया होगा, उसमें और कौन-कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया होगा, क्ले कहाँ से लाई गई होगी। इस प्रकार से हम अ, प्रयोगात्मक पुरातत्व का इस्तेमाल करके हम ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किस प्रकार से हुआ होगा और उनका इस्तेमाल किस प्रकार से हुआ होगा। इसके अलावा जो हमें पुरातात्विक स्थल मिल रहे हैं, वो आज की तारीख में उनका फ़ॉर्मेशन प्रोसेस क्या रहा होगा, ये भी हम जानने की कोशिश कर सकते हैं प्रयोगात्मक पुरातात्विक प्रयोगों के द्वारा। तो हमने जो है इसमें ये जानने की कोशिश करी कि जो भी हम पुरातात्विक स्थल मिल रहे हैं, वो हमें उनकी खोज हम किस प्रकार करते हैं, उनका एक्सप्लोरेशन या अन्वेषण हम किस प्रकार करते हैं। एक्सप्लोरेशन या अन्वेषण करने के बाद हम उसका गहन अध्ययन करने के लिए हम उत्खनन किस प्रकार से करते हैं, उत्खनन की क्या विधियाँ हैं और उसके बाद हमने अंतःविषयक दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करी, जिसमें हमने 3 अंतःविषयक दृष्टिकोणों पर जो है चर्चा करी, जिसमें एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजी या पर्यावरणीय पुरातत्व, एथनो आर्कियोलॉजी या नृजाति पुरातत्व और एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी या
प्रयोगात्मक पुरातत्व के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। नमस्कार, धन्यवाद।